6th सेंचुरी BCE का समय था जब नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि कुछ बड़े बड़े इंडिपेंडेंट किंगडम्स उभर कर आए हैं। जो 4 बहुत पावरफुल महाजनपद बन के आए, उनमें से 3 अब हम यहां पढ़ेंगे एंड द 4th वन। अब इन चारों महाजनपदों में जो सबसे ज्यादा पावरफुल था दैट वाज मगध। एंड मगध के पावरफुल होने के पीछे कुछ कारण है। स्ट्रैटेजिक पोजीशन एंड नेचुरल रिसोर्स के साथ साथ अब हम समझेंगे कि कैसे रूलर्स ने मगध को बहुत इंपॉर्टेंट बनाया एंड पावरफुल बनाया। अब आते हैं टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध, जो थे अजातशत्रु। अब अजातशत्रु को स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पता चल चुकी थी पाटलीग्राम की। तो उदयन जो उनके बेटे थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाटलीग्राम यानी पाटलिपुत्र को एज द कैपिटल एस्टैब्लिश कर दिया मगध का। क्यों? अब आते हैं नंदा डायनेस्टी पे। अब नंदा डायनेस्टी के समय पे क्या हुआ कि मगध जो था वो अपने पावर को और ज्यादा दूर तक फैलाने लगा। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस रीजन था पर्शिया का, सो द रूलर्स वर ट्राइंग टू यूटिलाइज दिस रीजन। 327 BCE का समय था जब अलेक्जेंडर हिंदुकुश माउंटेन्स क्रॉस करके पहुंचते हैं यहाँ पे, और 10 महीने जो छोटे मोटे ट्राइब्स थे उनके साथ फाइट करते हैं। अब अलेक्जेंडर अपनी सेना को लेकर और आगे बढ़े और बियास नदी तक पहुंचे। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। सबसे पहले ये छोटे मोटे जो किंगडम्स हुआ करते थे नॉर्थ वेस्ट में, वो सारे खत्म हो गए बिकॉज ऑफ अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर जो मैसेडोनिया के रूलर थे, वो यहां तक क्यों आए? आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इन सेशंस को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, बिकॉज कमेंट्स में आप करेक्ट आंसर्स दे रहे हैं, दैट आई कैन सी। साथ ही साथ PYQ सेशंस भी आप लोग अटेंड कर रहे हैं, जहां पे यू आर ऑल्सो एबल टू गिव आंसर्स। दैट्स अमेजिंग, कमेंडेबल। बाय द वे, इसी से लेट मी टेल यू कि पिछले एपिसोड में जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, यू आर द पीपल हु हैव गिवन करेक्ट आंसर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डूइंग ग्रेट। एंड अगर आप उनमें से हैं जो आंसर नहीं कर पाए थे, देन वॉच दिस लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में भी वी हैव अ क्वेश्चन जिसमें यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट्स। बट हम यहीं पे खत्म नहीं करते हैं। व्हाट वी डू, वी गो वन स्टेप फर्दर। मतलब आप जब इस लेक्चर को देखेंगे, ऑफ कोर्स पेन पेपर लेके आपको बैठना है, बिकॉज आई विल मेक यू राइट नोट्स। उसके बाद वी विल डू PYQ सेशंस। कहाँ पे? प्लेटफॉर्म पे। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ऐप पे जाना है या यू गो टू दी वेबसाइट एंड अरुणव दास सर्च करना है। दिस इज माई नेम। वंस यू गो देयर, आपको मिलेगा समथिंग कॉल्ड द फ्री क्लासेस। ठीक है? तो फ्री क्लासेस में जब आप जाएंगे तो ऐसे ये खुल जाएगा। यहाँ पे दीज आर द फ्री क्लासेस। यहाँ पे आई एम हेल्पिंग यू कवर द PYQs। एंड PYQs कैसे कर रहे हैं हम लोग? बस आंसर नहीं कर रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग द PYQ। लेट मी टेल यू कैसे करते हैं हम। सबसे पहले आई पुट अप द पोल। ठीक है? यू हैव टू आंसर। डज नॉट मैटर करेक्ट हुआ गलत हुआ, डज नॉट मैटर, क्योंकि उसके बाद हम समझते हैं उस टॉपिक को। वी रिवाइज द टॉपिक थ्रू द PYQ। देन वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कोई पैटर्न है क्या इसमें, क्या UPSC कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं। सच थिंग्स वी सी एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट्स हाउ वी कवर PYQs। ऐसे हम कर रहे हैं। हमने जैनिज्म ऑलरेडी कर लिया है, बुद्धिज्म का जो है हम कल करने वाले हैं PYQ। इसके बाद विल डू द PYQs ऑफ दिस चैप्टर। तो आई होप कि आपको प्लेटफॉर्म में भी आई मीट एंड ऑल्सो हियर जो क्वेश्चन आने वाला है आज एट द एंड आप आंसर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। 6th सेंचुरी BCE का समय था जब नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि कुछ बड़े बड़े इंडिपेंडेंट किंगडम्स उभर कर आए हैं। इफ यू रिमेंबर, वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि जन आगे चल के जनपद बनेंगे और फिर यही महाजनपद बनेंगे। तो यही समय था जब महाजनपद बन चुके थे। इनमें से कुछ मोनार्किकल थे, मतलब देयर विल बी वन किंग जो सारे डिसीजंस लेगा। बट सम वेर ऑल्सो रिपब्लिक्स, मतलब कि एक राजा नहीं है जो डिसीजन ले रहा है। देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे ट्राइबल चीफ्स मिलके यहाँ पे डिसीजंस ले रहे हैं, एल्डरली पीपल एक असेंबली में है, वो लोग मिलके डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये जो रिपब्लिक्स थे, ऑल ऑफ दीज वेर इन द हिमालयन फुटहिल्स, और ये प्लेन्स में जो है सारे मोनार्किकल गवर्नमेंट्स हुआ करते थे या महाजनपद हुआ करते थे। नाउ देयर इज दिस सोर्स जहां से हमको महाजनपदों के बारे में पता चलता है, दैट इज अंगुत्तरा निकाया। अब ये क्या है सर? ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जहां पे हमें महाजनपदों के बारे में बताया गया है। देयर आर ऑल्सो जैन टेक्स्ट्स जहां पे हमें बताया जाता है अबाउट 16 महाजनपद्स, 16 महाजनपदों के बारे में हमें पता है। नाउ इफ यू सी व्हिच आर दोस,
यहाँ पे इफ यू सी वी हैव मगध, अंग, वृज्जी या इसको वज्जी भी बोलते हैं, मल्ल, काशी, देन वी हैव वत्स, छेदी, सुरसेना, पंचल, कोशाल, कुरु, फिर गांधार है, कंबोज है, मत्स्य है, अवंती है, अस्माक है। ठीक है, सो दीज आर द 16 महाजनपद्स। लेकिन एंड में जाके ये 16 महाजनपद्स नहीं रहते हैं, बिकॉज इनमें से 4 बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और वो 4 कौन हैं, हम एक एक करके अभी पढ़ने वाले हैं। जो 4 बहुत पावरफुल महाजनपद बन के आए, उनमें से 3 अब हम यहां पढ़ेंगे, एंड द 4th वन जो मगध है उसके बारे में विस्तार से थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इफ यू सी वत्स इज वन ऑफ द महाजनपद जो बहुत पावरफुल बन गया। यहां इफ यू सी कौशांबी इसका कैपिटल हुआ करता था, जो यमुना के तट पर था, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे इनके वो थे उदयन। अब उदयन ने अपने पोजीशन को कैसे स्ट्रेंथन किया, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए दूसरे राज्यों से, जैसे अवंती, अंग, मगध इनके साथ। एंड जब उदयन की डेथ हो गई उसके बाद द सक्सेसर्स वर नॉट वेरी पावरफुल, तो इसके बाद इसलिए वी सी कि अवंती जो है अनादर महाजनपद वो एनेक्स कर लेती है वत्स को। नाउ कमिंग टू अवंती, अवंती का कैपिटल हुआ करता था उज्जैन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज प्रद्योता, एज यू कैन सी हियर। अब प्रद्योता जो है ये बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज करते थे, ओके, एंड इन्होंने ही शादी की थी विद द डॉटर ऑफ उदयन, हु वाज द डॉटर वसवा दत्त। एंड जब प्रद्योता की डेथ हो गई उसके बाद जो बाकी के सक्सेसर्स आए, रूलर्स जो थे वो बहुत वीक थे, तो धीरे धीरे क्या होता है कि मगध अपने आप में इसको संभाल लेता है, दैट इज अवंती बिकम्स अ पार्ट ऑफ मगध। एंड द थर्ड वन इज कौशाल। कौशाल वाज इफ यू सी रूल्ड बाय प्रसेनजीत, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे, कैपिटल था अयोध्या। अब बेसिकली प्रसेनजीत सिस्टर मैरिड बिंबिसार, बिंबिसार कौन है इस पे भी हम आने वाले हैं। एंड यू विल सी कि ये जो कौशाल है प्रसेनजीत के डेथ के बाद ये भी मगध का पार्ट बन जाता है। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को यहां पे पॉज करें एंड लिख ले ये सब। अब इन चारों महाजनपदों में जो सबसे ज्यादा पावरफुल था दैट वाज मगध, एंड मगध के पावरफुल होने के पीछे कुछ कारण है। इफ यू सी हियर सम ऑफ द रीजंस आई हैव पुट हियर। सबसे पहला तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, ट्रेड वेज थे, ट्रेड रूट्स थे, हाईवेज एज इन ट्रेड हाईवेज में बता रहा हूं, नॉट द हाईवेज ऑफ टुडे। देन इफ यू सी यहां पे राजगीर जो था इट यूज टू बी द कैपिटल, जब बिंबिसार, अजातशत्रु ये जब राजा थे राजगीर वाज द कैपिटल। अब ये लोग कौन है, वील कम टू दैट, डोंट वरी, ठीक है। अब राजगीर में यहां पे दे हैड आयरन ओर के माइंस, तो वहां से ये आयरन एक्सट्रैक्ट करते थे जिससे कि वेपन्स बनते थे। फिर यहां गया में भी दे हैड आयरन एंड कॉपर माइंस। फिर इफ यू सी जो एग्रीकल्चर सरप्लस मिलता था बिकॉज फर्टाइल सॉइल था, राइट, क्योंकि इट वाज इन द गैंजेटिक प्लेन, तो फर्टाइल सॉइल था। एंड इफ एग्रीकल्चर अच्छी हो रही है देन यू नो कि इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश होने ही वाला है। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि ये मगध जो है धीरे धीरे पावरफुल बनने लगा था। अब लेटर ऑन धीरे धीरे हम जब पढ़ेंगे अबाउट द रूलर्स ऑफ मगध देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई रूलर प्लस द लोकेशन एंड द नेचुरल रिसोर्सेज मिलके एक ग्रेट कॉम्बो बन गया एंड मगध सक्सेसफुल हो गया। ओके, सो नाउ मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसे लिख ले। ओके, स्ट्रैटेजिक पोजीशन एंड नेचुरल रिसोर्स के साथ साथ अब हम समझेंगे कि कैसे रूलर्स ने मगध को बहुत इंपॉर्टेंट बनाया एंड पावरफुल बनाया। एंड उनमें सबसे पहले इज बिंबिसार। बिंबिसार वाज फ्रॉम हरियंका डायनेस्टी। अब इन्होंने अपने पोजीशन को पावरफुल बनाने के लिए ही वेंट फॉर मैट्रिमोनियल अलायंसेस। सबसे पहला मैट्रिमोनियल अलायंस था विथ कौशाल। इन्होंने कौशाल देवी से शादी की, प्रसेनजीत जो थे कौशाल के जो बहुत पावरफुल रूलर, उनकी सिस्टर, उनसे शादी की। अब यहां इनको दहेज में, डाउरी में मिल गया काशी, एंड यहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है क्योंकि काशी इज अ पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ कोर्स, एंड साथ ही साथ इट इज ऑल्सो अ प्लेस जो फर्टाइल है, तो यहां से रेवेन्यू बहुत ज्यादा मिलने लगा इनको। ये पहली शादी की इन्होंने। इसके बाद ही मूव्ड ऑन टू वैशाली, जहां पे लिच्छवी फैमिली से इन्होंने अपने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। तो यहां पे चेलन्ना से इन्होंने शादी की, और इससे क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है, क्योंकि ये लिच्छवीज जो थे ये रहते थे हिमालयन फुट हिल्स में, तो नॉर्थ का जो साइड था वहां से अब कोई अटैक नहीं कर सकता है, और मगध का जो बेसिकली नॉर्दर्न बाउंड्री है वो अब चला गया हिमालयन फुट हिल्स तक।
तो दैट इज हाउ ही सिक्योर्ड दैट ऑल्सो। फिर इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल पंजाब में मद्रा जो है, इनसे भी इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए। तो यहां पे खेमा से शादी की, तो इससे क्या हुआ कि सेंट्रल पंजाब में भी इनकी इन्फ्लुएंसेस बढ़ गए। देन इन्होंने अंगा जो है, एक छोटा सा महाजनपद, उसको भी इन्होंने एनेक्स कर लिया। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर हियर कि ये कंटेम्पररी थे वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध के। अब वैसे तो जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों ही बोलते हैं कि बिंबिसार जो है दोनों को सपोर्ट करते थे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बुद्धिज्म को ये बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करते थे, बिकॉज यू सी कि बुद्धिस्ट संघ जो है इसको बहुत ज्यादा गिफ्ट दिया गया था बाय बिंबिसार। अब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पॉज करें एंड जो कुछ भी यहां पे लिखा है ऑन द स्क्रीन आप लिख लीजिए। ओके, अब आते हैं टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध, जो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है ये मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हुआ करते थे, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ। सबसे पहले तो इन्होंने कौशाल और वैशाली के साथ बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी, एंड लिच्छवी कॉन्फेडरेसी, क्योंकि लिच्छवी जो है एक रिपब्लिक हुआ करता था, तो इनके साथ भी 16 साल तक ये बैटल्स लड़ते रहे। फाइनली जब ये लड़ रहे थे, ही रियलाइज समथिंग कि एक छोटा सा गांव था पाटलीग्राम। ओके, तो इसकी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी ये इनको बहुत पसंद आई, तो वहां पे इन्होंने एक अपना बेस बना लिया था। ऑफ कोर्स ये फ्यूचर में जाके पाटलिपुत्र बनने वाला है। राइट नाउ द कैपिटल इज राजगृह। तो ये इन्होंने फाइट्स किए एंड ही रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लेस। इस जगह के इंपॉर्टेंस पे हम बाद में भी आने वाले हैं। नाउ ही वॉज अ पेट्रन ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ऐसा बोलते हैं बोथ द रिलीजन्स। जैनिज्म भी बोलता है कि हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, बुद्धिज्म भी बोलता है कि हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बट वी सी कि बहुत सारे चैत्यज एंड विहारस जो है बुद्धिज्म के लिए इन्होंने बनवाए थे। इनफैक्ट जो बुद्ध के डेथ के बाद पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगृह में, वो भी इन्होंने ही कन्वीन कराया था। दैट इज अजातशत्रु ओनली डिड दैट। ओके, नाउ इनके डेथ के बाद आते हैं द नेक्स्ट रूलर, बट बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट रूलर दैट इज उदयन, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज कर ले एंड जो कुछ भी यहां पे लिखा है इसको लिख ले। अब अजातशत्रु को स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पता चल चुकी थी पाटलीग्राम की, तो उदयन जो उनके बेटे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाटलीग्राम यानी पाटलिपुत्र को एज द कैपिटल एस्टैब्लिश कर दिया मगध का। क्यों? क्योंकि गंगा और सोन इन दोनों नदी के कॉन्फ्लुएंस में था, तो अगर कोई अटैक करेगा टू द ऑन द कैपिटल ऑफ मगध दैट इज पाटलिपुत्र, तो उनको नदी क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, नॉट वेरी इजी टू अटैक द कैपिटल, क्योंकि अगर कैपिटल को कोई अटैक कर दे तो इसका मतलब क्या है कि वो डायनेस्टी खत्म हो जाती है, राइट? सो एक ऐसी जगह पे है कि अटैक करना ही मुश्किल है। बट द प्रॉब्लम इज कि हरियंका डायनेस्टी में आफ्टर उदयन जो भी सक्सेसर्स आए वो बहुत ही वीक थे, एंड इसके बाद इसलिए वी सी कि शुंग डायनेस्टी यहां पे रूल करने लगती है। साइसुंग इज द सेम एज द शुंग डायनेस्टी। शुंग क्या करते हैं, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले जब हमने अवंती के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि मगध जो है इसको कैप्चर कर लेता है अवंती को, तो इट वाज शुंग ओनली हु डज दैट। अब शुंग के बाद आते हैं काल अशोक, जिनको कालवर्मन भी बोला जाता है। तो इन्हीं के काल में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली के पास। तो व्हाट हैपेंस कि आफ्टर काल अशोक द नंदा डायनेस्टी कम्स टू पावर। अब ये नंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। तो व्हाट यू सी कि धीरे धीरे हरियंका डायनेस्टी आई, फिर शुंग डायनेस्टी आई, एंड नाउ वी विल सी अबाउट द नंदा डायनेस्टी। बट बिफोर वी मूव टू द नंदास, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें एंड जो कुछ भी स्क्रीन पे आप इसको लिख ले। अब आते हैं नंदा डायनेस्टी पे। अब नंदा डायनेस्टी के समय पे क्या हुआ कि मगध जो था वो अपने पावर को और ज्यादा दूर तक फैलाने लगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है वो है महापद्मानंद। इन्होंने खुद को एक रथ नाम दिया, द सोवरेन रूलर। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि पुराणों में लिखा गया है कि ही वॉज दैट जिन्होंने बहुत सारे क्षत्रिय डायनेस्टीज को खत्म कर दिया था। इनफैक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी इनकी जिक्र की गई है कि बोला गया है कि 10 सालों तक ये रूल करते रहे। एंड कलिंग में जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है खारवेल का, वहां पर भी इनके बारे में मेंशन किया गया है। सो अनडाउटेडली ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, राइट? अब यह भी कहा जाता है बुद्धिस्ट लिटरेचर में कि इनके 8 बेटे हुआ करते थे, एक के बाद एक सबने रूल किया ऑन मगध, एंड द लास्ट वन वाज धनानंद। लेकिन द प्रॉब्लम विद धनानंद इज कि वो बहुत ही
दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर ऑपरेसिव थे, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा था। एंड ऑपरेशन इसलिए ज़्यादा था बिकॉज टैक्स कलेक्शन जो है उसको ऑप्टिमाइज करना था। इफ यू सी, ऑलरेडी धनानंद के समय में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो चुका था मगध, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा था। इनफैक्ट कुछ कुछ सोर्सेज में ये भी बताया जाता है कि मगध जो है इस समय इट वाज अप टिल द डेक्कन ऑल्सो, डेक्कन को भी ये रूल कर रहे थे, ऐसा भी बोलते हैं। एंड वन ऑफ द रीजंस टू बिलीव दैट इज कि तमिल संगम लिटरेचर में भी इसके बारे में जिक्र है। तो इसका मतलब शायद द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ मगध वाज रियली वेरी हाई। बट क्योंकि ये बहुत ही ऑपरेसिव हुआ करते थे, अगर कोई टैक्स नहीं दे पाता था तो उसको बहुत ज्यादा पनिश करते थे। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए कौटिल्य या चाणक्य जो थे उन्होंने एक पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट की इनके अगेंस्ट। एंड इन्होंने ग्रूम किया, कौटिल्य ने ग्रूम किया चंद्रगुप्त मौर्य को टू फाइट अगेंस्ट धनानंद। एंड यही वो समय है जब अलेक्जेंडर भी वाज इन्वेडिंग इंडिया और वाज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया टू इन्वेड इंडिया। तो इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर वी मूव, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पॉज करें एंड लिख ले। मैंने आपको बताया कि इसी समय अलेक्जेंडर वाज कमिंग टू इन्वेड इंडिया, राइट? बट बिफोर वी अंडरस्टैंड अलेक्जेंडर, हमें समझना पड़ेगा पहले इन्वेजन से, विच वॉज बाय द पर्शियंस। फिर हम आएंगे ग्रीक पे। सो द फर्स्ट एवर इन्वेजन वॉज बाय साइरस। साइरस वॉज द वन जिन्होंने एक्यूमेनियन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था पर्शिया में। ही वॉज द वन एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द एक्यूमेनियन एम्पायर। इन्होंने ही सबसे पहले इन्वेड किया था इंडिया को। एंड सबसे पहले इन्होंने आके जो गांधार रीजन है हमारा, ये रीजन, इसको इन्होंने कैप्चर किया। तो सिंधु नदी के वेस्ट में जितने भी ट्राइब्स थे यहाँ पे, इन्होंने सब ने सबमिट कर दिया या सरेंडर कर दिया टू साइरस और ट्रिब्यूट पे करने लगे साइरस को। अब इनके बेटे को बहुत ज्यादा समय नहीं था टू लुक आफ्टर दीज एरियाज, सो ये नेग्लेक्ट हो गए। बट उसके बाद आते हैं डेरियस द फर्स्ट, जो ग्रैंडसन होते हैं, पोते होते हैं साइरस के। अब इनकी नजर फिर से जाती है टुवर्ड्स दिस रीजन, तो वो फिर से आते हैं। अब आके इन्होंने क्या किया, इंडस वैली का जो रीजन था उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। पंजाब एंड सिंध का जो रीजन है ये सब कुछ एनेक्स कर लिया 518 बीसीई में। और इसको, इस एरिया को, ये जो पूरा एरिया इन्होंने कैप्चर किया, इसको अपना 20वां 20th प्रोविंस बना लिया पर्शिया का। ओके, देन व्हाट हैपेंस, दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्रोविंसेस ऑफ पर्शिया। तो यहां से बहुत सारा रेवेन्यू भी इनको मिलने लगा। देन व्हाट हैपेंस कि ये चाहते हैं कि ये जो इंडस रिवर है इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। तो स्काइलस एक इनके बेसिकली कमांडर थे, उनके अंडर में एक नेवल एक्सपीडिशन भी इन्होंने शुरू किया, जिससे कि जो इंडस रिवर है इसके बारे में समझा जा सके, इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सके, क्योंकि दिस वाज द मोस्ट प्रॉस्पेरस प्रोविंस ऑफ द पर्शियन एम्पायर और द एक्यूमेनियन एम्पायर रादर। अब दिस इज अबाउट द पर्शियंस, बट इट डज नॉट स्टॉप हियर, विल मूव अहेड। इससे और भी थोड़ा पढ़ने वाले हैं ज्यादा, लेकिन बिफोर वी डू दैट आई वांट यू टू राइट व्हाटएवर इज रिटन ऑन द स्क्रीन। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस रीजन था पर्शिया का, सो द रूलर्स वर ट्राइंग टू यूटिलाइज दिस रीजन। एंड इसमें जर्क्सेस एक जो रूलर थे वो थे, इन्होंने क्या किया कि यहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू उठा रहे थे एंड खुद को वो ज्यादा पावरफुल बना रहे थे। वी ऑल्सो सी कि ग्रीस से लड़ने के लिए वो यहां से इन्फेंट्री भेजते हैं, बट ऑफ कोर्स हार जाते हैं एक बार, तो उसके बाद फिर वो वापस आ जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो पर्शियन इन्वेजन हुआ इसका इफेक्ट क्या हुआ। सबसे पहले इफ यू सी कि कॉमर्स एंड ट्रेड जो है वो ग्रो हुआ बिटवीन इंडिया एंड ईरान, राइट? फिर एक स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुआ विच इज नोन एज द खारोष्टी स्क्रिप्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ आर्ट में भी इन्फ्लुएंस होता है पर्शियन इन्फ्लुएंस, जो हमें दिखता है इन मौर्यन आर्ट। द मोनोलिथिक पिलर्स ऑफ अशोक, उनमें जो नॉर्थ वेस्ट में ही मेक्स, वहां पे हम इसका कुछ इफेक्ट देखते हैं या इन्फ्लुएंस देखते हैं रादर। अब ये है पर्शियंस। इसके बाद आने लगते हैं द ग्रीक्स, क्योंकि ग्रीक्स जो है, अलेक्जेंडर टू बी मोर स्पेसिफिक, वो देखते हैं कि पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है इस एरिया में कम होने लगा है।
अब क्योंकि पर्शियन इन्फ्लुएंस कम हो गया है, सो अलेक्जेंडर थिंक्स कि क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक रिच रीजन है, फर्टाइल रीजन है, तो वहाँ पे जाके वी शुड रूल एंड इन सारे जगहों को कैप्चर करना चाहिए. सो दैट इज़ वाई अलेक्जेंडर स्टार्ट्स कमिंग टुवर्ड्स दिस एरिया एंड अब हम वो पढ़ने वाले हैं. बट बिफोर वी मूव टू दैट, आप इस वीडियो को पॉज करेंगे एंड यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है आप लिखेंगे. अब अलेक्जेंडर जो मैसेडोनिया के रूलर थे वो यहां तक क्यों आए? अलेक्जेंडर राजा बने जब उनके पिता फिलिप की डेथ हो गई. उसके बाद उन्होंने सोचा कि वी शुड एक्सपैंड आवर किंगडम, तो पूरे पर्शिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया. अब इफ यू रिमेंबर कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वो सबसे प्रोस्पेरस प्रोविंस हुआ करता था पर्शिया का, तो ही थॉट कि हमें वहां भी जाके उसको भी कैप्चर करना चाहिए. बट बिफोर वी गो टू दैट, लेट्स अंडरस्टैंड कि जो पॉलिटिकल कंडीशन थी नॉर्थ वेस्ट की वो कैसी थी. बहुत सारे छोटे मोटे किंगडम्स हुआ करते थे एंड वो एक दूसरे से फाइट करते थे. तो इसका मतलब एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं था कि अगर कोई अटैक करेगा तो ऐसा नहीं था कि ये सारे मिलके उसको अटैक करें या उसको रोक ले, ऐसा नहीं था. तो इसका मतलब दे वर ऑल फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर, तो अगर कोई अटैक करेगा उसके लिए आसान हो जाएगा, ऐसा अलेक्जेंडर ने सोचा. देन इफ यू सी कॉजेस, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जो पर्शियन टेरिटरी था, है ना, तो उसको रिकवर करना है, वन ऑफ द रीजंस. सेकेंड रीजन था कि एक हेरोडोटस करके राइटर हुआ करते थे, ग्रीक राइटर, जिन्होंने बोला था फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया के बारे में. तो जब अलेक्जेंडर ने इसके बारे में पढ़ा तो ही थॉट कि अरे वाह, तो वहां से हमको बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, तो व्हाई नॉट गो टू इंडिया. एंड थर्ड चीज ये है कि वो ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे अलेक्जेंडर, तो उनको ईस्टर्न बॉर्डर जो है पूरी दुनिया का वो जानना था. तो दैट इज व्हाई ही वांटेड टू कम टू द ईस्ट. तो ये सारे कारण थे एंड दीज वर सम ऑफ द रीजंस जिससे कि आप देखेंगे कि आगे चल के अलेक्जेंडर कम्स टू इंडिया. अब अलेक्जेंडर इंडिया के क्या करते हैं इसको तो हम पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू पॉज द वीडियो एंड राइट दिस डाउन. 327 बीसीई का समय था जब अलेक्जेंडर हिंदुकुश माउंटेन्स क्रॉस करके पहुंचते हैं यहाँ पे, और 10 महीने जो छोटे मोटे ट्राइब्स थे उनके साथ फाइट करते हैं. इसके बाद जब उनको हरा दिया इन्होंने, तो इसके बाद 326 बीसीई में ही इज वेलकम्ड बाय अंभी. अंभी कौन थे? वो रूलर थे तक्षशिला के. उन्होंने इनको वेलकम किया और बोला कि आइए यहाँ पे. तो बेसिकली बात यह है कि तक्षशिला के रूलर अंभी इज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट अलेक्जेंडर. इन्होंने मान लिया सुपीरियरिटी ऑफ अलेक्जेंडर. तो तक्षशिला से अलेक्जेंडर ने संदेश पहुंचाया टू पोरस, और पोरस को बोला कि यू ऑल्सो सबमिट टू मी, अदरवाइज आई विल हैव टू अटैक यू. पोरस ने बोला क्यों? आई विल नॉट सबमिट, आई विल फाइट विथ यू. तो दैट इज वाई यू सी कि एक बैटल फाइट होती है जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ हाइडेस्पेस. ओके, तो ये झेलम नदी जो है इसके किनारे होता है. तो सबसे पहले तो अलेक्जेंडर कम्स, फिर यहाँ पे फ्लड होता है तो अलेक्जेंडर आते हैं. आके देखते हैं कि इस साइड पोरस की बहुत बड़ी आर्मी है, पर इस रिवर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं क्योंकि फ्लड हो रहा है. तो कुछ दिन बाद जब फ्लड थोड़ा कम हो जाता है उसके बाद क्रॉस करके यहां आते हैं. दिस इज द प्लेन ऑफ करी, जहां पे ये फाइट करते हैं, और बहुत बहादुरी से पोरस फाइट करते हैं, बट एंड में वो हार जाते हैं. पर अलेक्जेंडर बहुत इंप्रेस होते हैं इससे कि इतनी बहादुरी से पोरस ने फाइट किया, तो इसलिए जो पोरस को अपने किंगडम की गद्दी जो है वो वापस कर देते हैं. ठीक है, कि आप रूल कीजिए यहाँ पे. ओके, सो व्हाट ही डज अलेक्जेंडर, ही टेल्स कि यू रूल हियर अंडर मी, बट यू आर द वन हु विल बी रूलिंग. फिर वो आगे बढ़ जाते हैं. दैट इज अलेक्जेंडर मूव्स अहेड नाउ. अब ब्यास नदी के पास पहुंचेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू पॉज द वीडियो एंड राइट ऑल ऑफ दिस. ठीक है, ये बैटल ऑफ हाइडेस्पस जो है काफी इंपॉर्टेंट बैटल है. आई वांट यू टू नो अबाउट दिस, राइट इट. अब अलेक्जेंडर अपनी सेना को लेकर और आगे बढ़े और ब्यास नदी तक पहुंचे. ऑन द वे बहुत सारे लोकल ट्राइब्स मिले जिनके साथ इनको फाइट करना पड़ा, उनको हराना पड़ा. अब ब्यास नदी तक पहुंच गए हैं. इनको जाना था गैंजेटिक प्लेन तक, क्योंकि इनको पता है कि बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा वहां से. बट इनके जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे और इतने महीनों से ये फाइट करते करते आ रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि हम और आगे नहीं जाएंगे, हमें नहीं करना फाइट. तो अलेक्जेंडर उनको कन्विंस भी नहीं कर पाए. तो फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि अब हम घर वापस चले जाएंगे. बट घर वापस जाने से पहले जो इंडस नदी से ब्यास नदी तक जो इन्होंने कैप्चर किया था, इस सब को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया और अपने गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए हु विल लुक एट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ अलेक्जेंडर.
तो इसके बाद वो फिर वापस जाने लगे। वापस जाना भी बहुत आसान था नहीं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे आर्मीज थे, रिपब्लिकन आर्मीज, लोकल ट्राइब्स, जिन्होंने इन पे अटैक किया, सो दे हैड टू फाइट देम ऑल्सो एंड गो बैक। बट फाइनली क्या होता है कि बेबीलोन जब पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं अलेक्जेंडर, एंड 323 BC का समय था जब फाइनली ही पासेस अवे। बट बिफोर वी मूव अहेड हमें समझना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट क्या रहा, राइट? तो द थिंग इज कि जो अलेक्जेंडर यहां पे आए, यू सॉ द रीजंस कि पॉलिटिकल कुछ कारण थे, कुछ उनके भी अपने कारण थे जिसके वजह से आए, इन्होंने अटैक किया, राइट? कुछ एरियाज को इन्होंने कैप्चर किया, तो इसके कुछ इफेक्ट्स भी है, राइट? सो वील हैव टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑल्सो। बट अगेन आई वॉन्ट यू टू राइट दिस डाउन बिफोर वी गो टू द इफेक्ट्स। उसके बाद हम इफेक्ट्स को पढ़ेंगे ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। राइट इट। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। सबसे पहले ये छोटे मोटे जो किंगडम्स हुआ करते थे नॉर्थ वेस्ट में, वो सारे खत्म हो गए बिकॉज ऑफ अलेक्जेंडर। तो नाउ देयर इज अ क्लियर प्लेस फॉर द मौर्यन एम्पायर टू गो एंड कैप्चर दीज एरियाज। तो पॉलिटिकली यूनिफाई कर लेगा मौर्यन एम्पायर इन सारी जगहों को। ऑफ कोर्स मौर्यन एम्पायर के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस। सो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट इफेक्ट्स। दूसरा इफेक्ट जो है वो है कि ट्रेड रूट्स जो है हमारे, डायरेक्ट ट्रेड रूट्स खुल गए हैं अभी, लैंड रूट्स, सी रूट्स विथ ग्रीस, क्योंकि अलेक्जेंडर वहीं से आए थे, राइट? सो नाउ वी हैव प्रॉपर ट्रेड रूट्स। एंड इसके बाद वी सी कल्चरल कॉन्टैक्ट ऑल्सो। पॉलिटिकल जो हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था अलेक्जेंडर का, वो ज्यादा तो चला नहीं क्योंकि ही पास्ट अवे। उसके बाद जो गवर्नर्स थे वो भी बहुत ज्यादा इसको रूल नहीं कर पाए, बट जो कल्चरल कॉन्टैक्ट था वो लास्टिंग बन गया हमारा। So these are the three effects of Alexander's invasion, right? Now, I want you to write this down before we move to today's question. Okay, so finally हम आ चुके हैं आज के क्वेश्चन में। तो आज का क्वेश्चन ये है कि who was the last ruler of the नंदा डायनेस्टी? आपको याद होगा नंदा डायनेस्टी के बारे में हमने थोड़ी ही देर पहले पढ़ा, एंड आई टोल्ड यू कि कैसे चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलके इस डायनेस्टी को खत्म कर देते हैं। सो यू हैव टू टेल मी हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो ये जब वीडियो खत्म हो जाएगा देन आपको कमेंट्स में जाना है एंड यू हैव टू राइट द आंसर। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि कल हम करने वाले हैं इसके PYQs। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू PYQs ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब तक हमने जो कुछ भी कवर कर लिया है, ये जो 5 लेक्चर्स है, इनके हम PYQs करने वाले हैं। बहुत सारे ऑलरेडी कर चुके हैं एंड द रेस्ट ऑल्सो वी विल डू। कहाँ करेंगे? प्लेटफॉर्म पे, ऐप पे या वेबसाइट पे आप जाके मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, अरुणव दास। वहाँ पे फ्री क्लासेस आपको मिल जाएगा। व्हेन यू गो टू फ्री क्लासेस यू विल सी दिस, एंड यहीं पे यू विल बी एबल टू अटेंड द PYQ सेशंस। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो नोटिफाई, वो पहले ही मैं सेशन जो है रेडी करके रखता हूँ, सो यू कैन गो देयर एंड देन क्लिक ऑन नोटिफाई। तो जब शुरू हो जाएगा यू विल गेट अ नोटिफिकेशन फॉर दैट। तो यही था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड कमेंट्स में आंसर तो जरूर करना ही है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।